गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर 3 में आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का अगला पार्ट। आपको मालूम होगा कि जो चैप्टर चल रहा था बेटा, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइड, डोबराइनर लॉ ऑफ ट्राइड एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, जहां पर हमने कई कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए थे। आज के इस थर्ड लेक्चर में हमें पढ़ना है लोथर मेयर हाइपोथेसिस और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आप देख पा रहे थे, जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी में हम आज आगे की बात करेंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल बड़ा ही जानदार, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। आप इसे पढ़े होंगे, आप इसे देखे होंगे। थोड़ा बहुत जानकारी हमने पहले के दो लेक्चर्स में दी है। आज ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर देखिए क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। इस थर्ड लेक्चर में जो आज की हमें मेन बातचीत करनी है वो ये करनी है कि लोथर मेयर ने क्या बताया और मेंडलीफ ने क्या बताया। ये दो बात हमें आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करनी है। तो जरा गौर से सुनिएगा कि लोथर मेयर क्या कहते हैं और मेंडलीफ क्या कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे, जरा सा हम आपको 1 मिनट में रिवाइज करा दे बेटा पीछे वाला पोर्शन। हमने ये कहा था पीरियोडिक टेबल में बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, फिर जॉन एंड डोबेराइनर का कॉन्सेप्ट दिया गया। बर्जीलियस ने मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। उसके जस्ट बाद डोबेराइनर, जॉन एंड डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट के दौरान हमने आपको यह पढ़ाया कि इन्होंने एक ट्रायड बनाया, तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप कंसीडर किया और वहां पर बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन सेकंड वाले एलिमेंट के मास के बराबर होता है, ऐसा डोबेराइनर का कहना था। तो डोबेराइनर के इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब डोबेराइनर का कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने 9 एलिमेंट के लिए काम किया। उसके बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा, प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी खत्म हो गई, ट्रायड्स का रूल फेल होने लगा। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरफ गए, तो वहां पर लॉ ऑफ ऑक्टेव जाने से पहले एनसीईआरटी का पोर्शन हमने डिस्कस किया था, AEBD कॉन्कॉर्टॉइस, जिन्होंने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बताया और अरेंज द एलिमेंट्स देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। Then we proceed in third step which is Newland's law of octave. Law of octave जो अगला टॉपिक था बेटा, उसमें हमने ये देखा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड ने क्या बताया। उन्होंने ये कहा कि सारे गामा प ध नी सा यानी म्यूजिकल ऑर्डर को कंसीडर किया और बताया कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टी विद नेक्स्ट 8th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कैल्शियम तक काम किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फर्दर एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। नोबल गैसेस के बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। फर्दर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई प्लेस अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं छोड़ा। इन सभी कमियों की वजह से न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गया। न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के खत्म होने के जस्ट बाद लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि लोथर मेयर ने क्या बताया। जरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। लोथर मेयर और मेंडलीफ, इन दोनों लोगों के बारे में हम बातचीत करेंगे और आपको समझाएंगे डिटेल में कि लोथर मेयर का क्या कॉन्सेप्ट है और मेंडलीफ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जरा सुनिएगा। लोथर मेयर और मेंडलीफ के कॉन्सेप्ट के बारे में आज के क्लास में हमारा आपका डिस्कशन होगा। अब हम कहते हैं बेटा हमें जो पढ़ना है वो हमारा है लोथर मेयर हाइपोथेसिस। क्या पढ़ना है? लोथर मेयर हाइपोथेसिस। ये लोथर मेयर ने क्या हाइपोथेसिस दी, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में हमें बातचीत करना है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के केवल फोकस बनाए रखें, समझने पर आपको पूरा क्लियर कराएंगे। देखिए, अब हम कहते हैं कि लोथर मेयर के अगर हम नाम की बात करें तो मेन देखा जाए तो डोबेराइनर, न्यूलैंड और थर्ड नंबर पे लोथर मेयर है ना। तो हम आज के इस टॉपिक के दौरान हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि लोथर मेयर हाइपोथेसिस क्या है। इनका क्या मानना था जरा ये समझिएगा। लोथर मेयर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो लोथर मेयर हाइपोथेसिस में ये था कि इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था बेटा। पहला काम इनका ये था कि इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया था। यानी कि लोथर मेयर के हाइपोथेसिस में सिर्फ जो सबसे मेन बात ये थी कि लोथर मेयर गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स। यानी आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर, इन्होंने एक छोटा सा काम पहला ये किया कि इन्होंने एक रिलेशनशिप बताई, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स।
एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पर इन्होंने एक रिलेशन बताया था बेटा। ये सबसे पहला लोथर मेयर का काम था। अब हम कहते हैं लोथर मेयर ने सबसे पहला ये काम किया, तो लोथर मेयर ने एक ग्राफ को बताया। ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया। इस ग्राफ में उन्होंने कहा कि इधर हम क्या ले लेते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम लेने के बाद एक्स एक्सिस पर उन्होंने कहा कि हम एटॉमिक वेट ले लेते हैं। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए एक्स और वाई ऐसे बना दिया। अब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्राफ बनाया। खूब ध्यान से समझना, जब ये ग्राफ बनाया इन्होंने, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाया इन्होंने, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बना, यानी कि जैसा भी ग्राफ आगे बना उन्होंने ये कहा कि जो ये अब देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि वो जो ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ से वो हमें क्या समझा रहे हैं, आखिर लोथर मेयर क्या कुछ बता पा रहे हैं। अगर लोथर मेयर कुछ बता पा रहे हैं तो उनका मॉडल हम कहां तक सक्सेस ले जा रहे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस ग्राफ से हम समझ क्या पाते हैं। तो पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं ये पीक पॉइंट पर होंगे। कर्व के पीक पॉइंट पर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के होने के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लोथर मेयर ने। मतलब लोथर मेयर ने इस ग्राफ में, जो इस ग्राफ का पीक पॉइंट है, वहां पर कहा कि जितने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, उसको ऊपर रखा। जो तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उन सबको सबसे ऊपर रखा। यानी इन्होंने कहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इन्होंने सबसे ऊपर की प्लेस दी। ये इनके ग्राफ का पहला पॉइंट था। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द असेंडिंग, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बेटा, इस जगह पर इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की पोजीशन बताई। यहां पर इन्होंने कहा कि यहां जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। और ये क्या है, यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ऐसा इनका कहना था कि जो अपर पॉइंट है, पीक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो लोअर पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इन्होंने ये कहा कि जो बच गया, बचा क्या है बेटा, बचा ये है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इन्होंने कहा कि जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया। इन्होंने ये कहा कि जितनी नोबल गैसेज हैं ये मिडिल में रहेंगी। नोबल गैसेज का मतलब ये हुआ जिनके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता नहीं है, जो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर सकती, यानी कि जिसके अंदर रिएक्शन की टेंडेंसी नहीं है। इन्होंने देखो तीन बात बताई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को एक तरफ प्लेस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक तरफ प्लेस किया, और फर्स्ट वाली लाइन का जो मिडिल पॉइंट है उस पर इन्होंने कहा नोबल गैसेज प्रेजेंट हो। ठीक है, इतनी ही बात बता सके, इसके अलावा और कोई इनके द्वारा बात नहीं बताई गई। फर्दर जब इनसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए कि अदर एलिमेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो किसी को यहां रख रहे हैं, किसी को यहां रख रहे हैं, किसी को यहां रख रहे हैं, किसी किसके बीच में रख दे रहे हैं, बेटा फिर सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। यानी कि जो इन्होंने आगे बातें बताने का प्रयास किया तो इनका ग्राफ स्वयं में उलझ गया, यानी ये आगे का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए, और इसी वजह से लोथर मेयर को जाना पड़ा। यानी ये तीन तरह के एलिमेंट्स के लिए काम किए। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैक्सिमम, उसके बारे में बताया। जिसके अंदर कम है वो कहां रहेगा, अब उसका भी तो लफड़ा हो गया ना। जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कहां रहेगा। इस तरह के तमाम सवाल आ गए, अंततः लोथर मेयर को जाना पड़ा। और लोथर मेयर की हाइपोथेसिस में एक सबसे अच्छी बात क्या थी वो जरा समझिएगा। प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से बिल्कुल स्ट्रेस को खत्म करके हमें चीजों को सीखना है, हम इस पर काम करेंगे। देखो इनके पूरे रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जल्दबाजी कर गए ये। एक्चुअली हुआ क्या था कि न्यूलैंड का जब कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ तो लोथर मेयर और मेंडलीफ की आपस में बात हुई कि हम दोनों लोग मिल करके कुछ नया काम करेंगे।
बात ये हुई थी कि लोथर मेयर और मेंडलीफ की कि हम दोनों लोग मिल करके एक नए पीरियोडिक टेबल पर काम करेंगे। लोथर मेयर जल्दी आ गए, वो सोचे कि फादर हम बन जाएं, फादर बनने के चक्कर में सब हुआ। लोथर मेयर सोचे कि हम पहले पीरियोडिक टेबल अगर हम पेश कर देते हैं। लोथर मेयर अपनी नॉलेज को अपने तक सीमित रह करके एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, और मेंडलीफ अपना वर्क कर रहे थे। तो लोथर मेयर ये ले गए, अपना सामने पेश भी कर दिए साइंटिस्ट के कि हमने ये बनाया है, और खुद में उलझ गए थे जिसकी वजह से इनको सफलता हासिल ना हो सकी। इनका कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद तब एक रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ आते हैं, और इनका हमें भरपूर सम्मान करना चाहिए क्योंकि डिमिट्री मेंडलीफ एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। और एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोथर मेयर हाइपोथेसिस और उसके ड्रॉबैक की बात खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि अगला हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो ये है कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पर क्या काम किया। बड़े ही बुजुर्ग, बड़े ही अच्छे, बड़े ही समझदार, बड़े ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देने वाले ये वैज्ञानिक मेंडलीफ आपके बीच आ चुके हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम इनके नाम में जब भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये एक रशियन केमिस्ट थे। ठीक है, क्या थे? रशियन केमिस्ट, और इनका नाम था बेटा डिमिट्री मेंडलीफ। ठीक है, अब ये आते हैं, अब ये खुद कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करेंगे। एक अच्छाई हम आपको बताएं कि डिमिट्री मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उन्होंने स्वयं दो पीरियोडिक टेबल बनाया बेटा। एक पीरियोडिक टेबल पहले जैसे होता ना कि रफ वर्क हम करते हैं, वैसे उन्होंने रफ वर्क पहले किया। रफ वर्क में कुछ सबसे हट कर करने का विचार मेंडलीफ के जहन में आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचर ऑफ ऑक्साइड और नेचर ऑफ हाइड्राइड को, यानी कि उन्होंने प्रेफरेंस दी केमिकल प्रॉपर्टी को। उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे मेटल को लेते हैं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, जितने मेटल एक तरह की ऑक्साइड बनाएंगे उनको एक साथ रखेंगे, जितने मेटल अलग तरह की ऑक्साइड बनाएंगे उनको अलग तरह से रखेंगे। हाइड्राइड बनवा करके और ऑक्साइड बनवा करके ये अपना दिमाग चलाए और एक पीरियोडिक टेबल बनाने का काम शुरू किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि ये जो सोच रहे थे ऐसा कुछ हो न सका, यानी कि इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल बना तो दिया, लेकिन उसके अंतर्गत सारे एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे थे, सारी चीजें प्रॉपर वे में ये नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो रफ वर्क किया उसको फिर करेक्ट करके इन्होंने करेक्टेड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाया। यानी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बाद में बनाया उस पर जरा विचार कर लेते हैं। फिर इन्होंने काम जब शुरू किया तो वहां से इन्होंने आगे की बात बताई, और क्या बताई जरा सुनिएगा। तब मेंडलीफ कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमें क्या पढ़ना है। तब जाकर मेंडलीफ डिटेल में बताए कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसका मेन रोल क्या था, अच्छाई क्या थी इन्होंने। अब देखिए, जो हमारे सिलेबस में हम उसी की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को इन्होंने प्रिफर किया। इन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। अगली बात इन्होंने ये कहा कि सिमिलरिटी होगी प्रॉपर्टीज में, सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसका भी इन्होंने ध्यान रखने के बारे में विचार किया कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखेंगे, यानी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी काम किया, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होना चाहिए, इस पर भी मेंडलीफ ने क्या किया, काम किया। उसके बाद मेंडलीफ कहते हैं कि अगर हम इतनी बात समझ गए बेटा कि, और इन्होंने एक लॉ दिया अपने पीरियोडिक टेबल के लिए, इन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यानी इन्होंने कहा कि हम एक लॉ देंगे और उस लॉ का नाम होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या बताया, इन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी ये कहते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी अगली बात इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक वेट के ऑर्डर में ये पूरा काम करेंगे, और इन्होंने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन होगी, यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी एटॉमिक वेट के साथ साथ। यानी एटॉमिक वेट बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर गैप के बाद सिमिलरिटी हमें मिलती दिखाई देगी। यह मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में बताया गया। कहा इन्होंने कि हम इन सभी बातों को ध्यान में रख करके एक बढ़िया जोरदार पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, और उसी को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। इन्होंने देन नोन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया और उस समय पाए जाने वाले एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कहा कि हम 8 ग्रुप रखेंगे और 7 पीरियड रखेंगे। ठीक है, यानी कि इनके पीरियोडिक टेबल में बेटा 8 ग्रुप और 7 पीरियड आए। ठीक है, 8 ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। यानी वर्टिकल कॉलम यानी जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं, और जो ऐसे ऐसे लाइन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। इनके पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप भी अटैच्ड है। उस जीरो ग्रुप को हम नोबल गैसेस का ग्रुप बोलते हैं, यानी कि इन्होंने एक जीरो ग्रुप लिया जिसे हम नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो थोड़ी बात हम और आगे करते हैं इनके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। चलिए देखिए, यानी अगले कॉन्सेप्ट में हम इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अगली बात जो करेंगे वो बात हमारी ये होगी कि मेंडलीव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के साथ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पर इन्होंने ध्यान रखा। इसको ध्यान रखते रहते इनकी अच्छाई पर हम बात कर लेते हैं। तो अच्छाइयाँ ये थी कि इनके यहाँ 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में और 8 ग्रुप प्लस जीरो ग्रुप है, एक जीरो ग्रुप है। इस जीरो ग्रुप को क्या कहते हैं, इस जीरो ग्रुप में नोबल गैसेस प्लेस्ड है। यानी इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, यही एक ऐसे थे महान जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के दौरान नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया। नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में प्लेस करने का मतलब, यानी इन्होंने कहा कि जिसकी वैलेंसी 0 है, जो किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जिसकी वैलेंसी 0 है, जो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे नोबल या इनर्ट गैस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर उसकी वैलेंसी 0 है तो उसको जीरो ग्रुप इन्होंने कह दिया और उसको एक सेपरेट पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत सेपरेट ग्रुप बना करके वहां पर प्लेस कर दिया। आप ये जानते हैं कि 7 पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं, ये पीरियड कैसे होते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल रोज में देखते हैं। यानी जो पीरियड्स की बात है वो कैसे रहेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज में पाए जाएंगे। और जो ग्रुप्स की बात करेंगे ये वर्टिकल कॉलम में होंगे। किस में होंगे, वर्टिकल कॉलम्स। यानी वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। और हॉरिजॉन्टल रोज की बात करेंगे तो उसे हम पीरियड्स कहते हैं। तो 8 ग्रुप इन्होंने कंसीडर किया और इस प्रकार से ये बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरिट्स में हम दूसरी बात क्या पढ़ पाते हैं जो आपको बताते हैं, तो जरा गौर करिएगा। 8 ग्रुप के साथ इन्होंने जीरो ग्रुप भी लिया। उसके बाद इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के दौरान एक अच्छाई इनकी ये थी कि इन्होंने नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड जो इन्होंने रफ वर्क किया था उसको छोड़ा नहीं। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड को भी सिमिलरिटी में ध्यान रखा हुआ है। उसके बाद इसका भी ध्यान रखा और इतना ध्यान रखते रखते इन्होंने एक अच्छी बात ये भी बताई कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट का करेक्शन भी किया था। यानी करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, यानी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट क्या थे, सही नहीं थे, उसको इन्होंने करेक्ट भी किया था। ये भी इनकी अच्छाई थी। यानी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट जो करेक्टेड नहीं थे उसको भी इन्होंने करेक्ट किया। जब ये काम कर रहे थे तो समय 63 एलिमेंट थे, यानी 63 एलिमेंट पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, 63 एलिमेंट्स थे। करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में इन्होंने क्या किया, करेक्शन भी किया और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। जरा गौर करिएगा, जो इनके द्वारा सबसे बड़ा काम किया गया था वो तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप।
यानी इनके पीरियोडिक टेबल में यह भी बताया गया कि नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। जितनी नोबल गैसेज थी उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया, जिसे हम नोन एज जीरो ग्रुप कहते हैं। यानी नोबल गैसेज को एक अलग ग्रुप में रखा गया, उसे हम जीरो ग्रुप का नाम दिए। उसके अलावा प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट, यानी इनके द्वारा जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन मतलब कि इनकी अच्छाई देखो, इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट इनके पीरियोडिक टेबल में बाद में आएंगे, आज नहीं है, इन्होंने कहा कि ये एलिमेंट कुछ चार एलिमेंट इन्होंने ऐसे बताए, इन्होंने कहा कि इसके लिए ये जगह छोड़ दे रहे हैं, आने वाले समय में एक एलिमेंट आएगा, उसका नाम ये होगा, उसकी साइज ये होगी, रेडियस ये होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर तरह की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उन्होंने लिख दी। कहे उसके बारे में सब कुछ बताया और कहा कि जब ये खोजा जाएगा, डिस्कवर होगा, तो उसको इस जगह पर रख देना। ऐसे 4 एलिमेंट के बारे में इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था, यानी प्रिडिक्टेड कहते हैं, जिसकी उम्मीद लगाई गई, आशा लगाई जा रही थी कि पता नहीं सही होगा कि नहीं, लेकिन उसके बिना हुए, उसकी उत्पत्ति से पहले ही इन्होंने सब कुछ उसके बारे में बता दिया था अपने पीरियोडिक टेबल और अपनी नॉलेज के बेसिस पर। तो इसीलिए इनको कहा गया कि इन्होंने प्रिडिक्शन किया कुछ एलिमेंट्स का, और वो प्रिडिक्टेड एलिमेंट थे कौन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जिन एलिमेंट्स का इन्होंने प्रिडिक्शन किया उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जरा देखिएगा। इन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर नोन नॉट नोन येट, कहा गया उस समय तक जो नोन नहीं थे। तो वो एलिमेंट्स क्या थे, इन्होंने कहा पहला एलिमेंट इन्होंने दिया इका एल्यूमिनियम, दूसरे एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया वो था इका बोरॉन, ठीक है, फिर इका सिलिकॉन, ये तीसरा एलिमेंट इन्होंने प्रिडिक्ट किया, और चौथे एलिमेंट का प्रिडिक्शन दिया वो था इका मैग्नीज, ठीक है। ये 4 एलिमेंट इन्होंने प्रिडिक्शन दिया, और बाद में बेटा जब इनके द्वारा प्रिडिक्टेड एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो जो इन्होंने बताया था वही उनके साथ हुआ, यानी उनकी प्रॉपर्टीज कुछ नई नहीं हुई, कुछ अलग से नहीं आई, जो मेंडलीफ ने बताई थी वही उनकी प्रॉपर्टी रही। तो जरा ध्यान से सुनना कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज। तो इका एल्यूमिनियम में इन्होंने क्या बताया, जरा गौर करिएगा। इका एल्यूमिनियम में क्या कहते हैं, इका बोरॉन में क्या कहते हैं। इका एल्यूमिनियम को बदलकर इन्होंने नाम दे दिया, क्या, जरा सुनिए। इन्होंने कहा बाद में उसका नाम गैलियम रखा गया, इसका नाम स्कैंडियम रखा गया, इसका नाम जर्मेनियम रखा गया, और लास्ट वाले का नाम टेक्नीशियम रखा गया। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज ये गैलियम वही है जिसको मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट किया था। कहें हाँ ये वही है। ये टेक्नीशियम वही है, इसको पहले मैग्नीज के नाम से जाना जाता था, इका मैग्नीज। और वैसे भी देखोगे तो मैग्नीज के जस्ट नीचे टेक्नीशियम प्रेजेंट है। तो ये जिसके आसपास में जो रहता था उसी को हम नाम देते। जैसे ये सिलिकॉन कहाँ है, इका सिलिकॉन दिया और इसको जर्मेनियम कहा गया। तो सिलिकॉन के जस्ट आगे पीछे जो उन्होंने गैप छोड़ा था उसी को उन्होंने इका सिलिकॉन कहा था। और बाद में जो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने नाम बदल दिया, क्योंकि इका इका लगा था तो लोग अच्छा नहीं मान रहे थे, तो नाम चेंज कर दिया। अब जरिए देखिए, एक अच्छी बात ये थी कि हम आपको एक तरीका बता देते हैं। आलू, आलू, बोरा, सिले, और यहां लिखते हैं बेटा मंगरू। क्या लिखेंगे, मंगरू। और यहां याद करते हैं गंगा से जमुना तक। क्या लिखेंगे, गंगा से जमुना तक। तो हम यहां देख पाए प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स गिवन बाय मेंडलीफ, यानी कि मेंडलीफ ने बेटा कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया। वो कुछ इस प्रकार से हैं, क्या, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज। बाद में इस एलिमेंट्स का नाम बदल करके गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम लिख दिया गया।
तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम इसको याद करते हैं आलू बोरा सिले मंगरू। क्या याद करते हैं? आलू बोरा सिले मंगरू गंगा से जमुना तक। यानी एक ठो मंगरू नाम के लड़का हो, का करत हो बेटा? आलू के बोरा के सिलाई करत। कहाँ से? गंगा पार से जमुना पार तक, यानी गंगा से जमुना तक। यहाँ इस रेंज में जितने भी आलू के बोरे की सिलाई होती है वो कौन करता है? ये मंगरुआ करता है। तो इसका मतलब कि आलू बोरा सिले मंगरू गंगा से जमुना तक। तो कभी का कहना है, कुछ भी कहना हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया, और वो कौन से एलिमेंट हैं जो उस समय नहीं थे, और जो उस समय एलिमेंट्स नहीं थे उनके बारे में बताया, उनका नाम बताया, उनकी सारी प्रॉपर्टी बता दिया। और बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो पता चला कि जो मेंडलीफ बताए थे वो सारी बात सही थी, बस नाम जो मेंडलीफ ने दिया था उसको लोगों ने बदल करके दूसरा रख लिया। मेंडलीफ ने नाम दिया था इका एल्युमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज, नाम बदल कर रखा गया गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। और यहाँ हम पढ़ते हैं, याद करने का तरीका, आलू बोरा सिले मंगरू गंगा से जमुना तक, यानी नाम बदल कर गंगा से जमुना हो गया, यानी कि गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स बाय मेंडलीफ तैयार हो गया होगा। ये तो मेंडलीफ की अच्छाई थी, यानी मेंडलीफ एक ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं केमिस्ट जिन्होंने इतना सारा काम किया, यानी पीरियोडिक टेबल में एक बड़ा योगदान मेंडलीफ का है। अब हम कहते हैं इस योगदान को बिना भूले ही मेंडलीफ की हम डीमेरिट्स पर भी काम करेंगे, यानी कि मेंडलीफ ने और क्या किया। जो अच्छाई तो थी वो थी ही, और बाद में एक अच्छी बात ये थी कि मेंडलीफ को ही बेटा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में इतना काम किया कि जिसकी वजह से मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया, यानी कि मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल को बनाया और इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। तो ये मेंडलीफ की अच्छाइयाँ थी, बहुत अच्छाइयाँ थी, बहुत सारा काम मेंडलीफ ने किया है। अब हम मेंडलीफ का मॉडल इतना सब करने के बाद मेंडलीफ का मॉडल खराब क्यों हो गया इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि मेंडलीफ का मॉडल क्यों गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ होने के पीछे क्या कारण थे उसको हम पढ़ते हैं। डीमेरिट्स, एनॉमलीज, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, ये मेंडलीफ के मॉडल की बात हम पढ़ेंगे। पहली मेंडलीफ के मॉडल में भी एक कमी थी कि इनकी मॉडल में भी नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जिसको आज तक सही जगह पर रखा न जा सका क्योंकि प्रॉपर्टी वेरिएबल है। यानी कि इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट की कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई गई, यानी नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। दूसरा, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, यानी नो स्पेस फॉर आइसोटोप्स। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। आइसोटोप्स के लिए, यानी कि आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसके लिए इनको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना था, ये वो भूल गए, नहीं छोड़े। दूसरी जो कमी हुई वो ये हुई कि नोबल गैसेस को तो इन्होंने सेपरेट ग्रुप में रख ही दिया था, कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन एनॉमलस थी, यानी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन क्या थी, फिक्स नहीं थी, ठीक है, वेरिएबल, यानी पोजीशन वेरी कर रही थी। वो तो हमारा दूसरा हो गया। और दूसरा जो तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका आया, वो ड्रॉबैक ये आ गया बेटा कि इन्होंने एक गलती कर दी कि प्रॉपर्टी को सिमिलर करने के चक्कर में वेट का ऑर्डर बदल दिया। इन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ में ये कहा था कि हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या
कि ये प्रॉपर्टी सिमिलर करने के चक्कर में, जैसे इस ग्रुप में सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब एक एलिमेंट इस ग्रुप का ऐसा है जो इस ग्रुप वाले के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है और ये वाला इसके ग्रुप वाले जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ के यहां रख दिया, इसको पकड़ के यहां रख दिया। कोबाल्ट और निकिल का चक्कर था, ठीक है। और बाद में हुआ क्या कि जब इन्होंने ऐसा किया तो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो हम पढ़ते थे कि जब हम लेफ्ट से राइट एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था और रख किस में दे दिए, ये तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया एटॉमिक वेट का। प्रॉपर्टी को सिमिलर करने में एटॉमिक वेट का ऑर्डर गड़बड़ हो गया, यही इनकी सबसे बड़ी कमी हो गई, यानी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ऑर्डर इन्होंने क्या किया, गलत कर दिया। यानी कि ये जानबूझ के ऐसा नहीं किए थे, प्रॉपर्टी को सिमिलर करने के चक्कर में इन्होंने ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। यानी इनको ये लगा कि अगर ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसको सिमिलर करने के चक्कर में ये जो इन्होंने लॉ दिया था, जिस स्टेटमेंट के ऊपर ये काम कर रहे थे, वो स्टेटमेंट ही इनके द्वारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यही इनकी सबसे बड़ी कमी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये तो था दो पीरियोडिक टेबल, यानी कि जहां पर हम डोबेराइनर की बात कर रहे हैं और इनकी बात कर रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद अगले नंबर पे मेंडलीव के बाद आते हैं हेनरी मॉजले, ठीक है। अब हम मॉजले का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। हेनरी मॉजले का क्या चक्कर था, सुनिएगा। यानी इसके जस्ट बाद हमारे पास तीसरे लोग आते हैं, सबका नाम हम थंबनेल में नहीं दिए हैं। यानी कि अब हम इनके बारे में अगर बात करें तो अगले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटा, क्या नाम है, इन्होंने हेनरी मॉजले बोले जाते हैं। और इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने कहा कि हेनरी मॉजले, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बेटा अगर कहीं गलत गलत हो तो। हेनरी मॉजले ने क्या काम किया जरा सुनिएगा। हेनरी मॉजले आए तो क्या कहते हैं, वही होता है ना, देखो ये फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, ध्यान से सुनना। ये फिजिक्स में बेटा एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, वहां पर ये क्या करते थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यानी ये एक एलिमेंट के ऊपर एक्स रेज को डालते थे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को समझते थे कि उस एलिमेंट के अंदर ऐसा क्या हो रहा था। वहां से पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया और ये आए और कहते हैं कि अगर जो हम एटॉमिक, हर एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, ये मेंडलीव को सलाह देने गए थे कि मेंडलीव साहब, जो आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, उसकी जगह अगर आप हर एलिमेंट को एक नंबर दे देते तो शायद है कि आपका पीरियोडिक टेबल बड़ा जानदार बनता। यानी इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय हेनरी मॉजले अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। यानी कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस पर इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल का बेसिस होना चाहिए और पीरियोडिक टेबल को हम एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाएं तो अच्छा होगा। ये किसने कहा, मॉजले ने कहा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर was given by Henry Moseley on the basis of conclusion of X-ray diffraction experiment। ठीक है, ये हेनरी मॉजले का था। यानी इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया और एटॉमिक नंबर को इन्होंने कहा कि जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके हम पीरियोडिक टेबल बनाएं। ये गए मेंडलीव के पास सीधा। देखो मेंडलीव बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने इतना काम करने के बाद बेटा कोई भी करेगा और बाद में गलत हो जाए तो कितनी दुख की बात होती है। वही चक्कर इनके साथ हुआ था। मेंडलीव बेचारे एकदम प्रेशर में थे क्योंकि उनका काम इतने दिन से पीरियोडिक टेबल बनाया, सब कुछ किया, लास्ट में कुछ ड्रॉबैक्स निकल आई। तो ये आए और वहाँ पर
जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसा ना करके सर जी, अगर ऐसा किए होते तो आज आपके दिन ऐसा ना होते, वैसा हो गए होते। अच्छा, तो फिर मेंडलीफ इनके साथ क्या किए होंगे, ये तो इन्हीं से पूछने पर पता चलेगा। मौजले साहब बता करके तो चले गए, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में अप्लाई ना किया। और जब उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में अप्लाई ना किया, उसके बाद मेंडलीफ के इस कॉन्सेप्ट को नील्स बोर ने अप्लाई किया। यानी नील्स बोर को जब ये बात पता चली कि मेंडलीफ एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट बता रहे, मेंडलीफ को एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पता चला, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं किए, और नील्स बोर ने हेनरी मॉजले के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर को एक्सेप्ट करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाया। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाने का काम श्रेय हेनरी मॉजले के बाद किसको जाता है, मेंडलीफ के बाद हेनरी मॉजले, हेनरी मॉजले के बाद बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर। यानी कि कॉन्सेप्ट दिया हेनरी मॉजले ने, और बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, इन चार लोगों ने मिलकर के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जरा पीरियोडिक टेबल में चल करके, यानी कि हम अपनी बुक में चल करके ये देख लें कि बुक में हमारे वो कौन सा टॉपिक है जहां हमें ये बात करनी है। यानी कि हम थोड़ी सी बात आपको थोड़ा घुमा कर ले चल रहे हैं किताब के पास। यानी कि हम आपको एनसीईआरटी दिखाना चाहते हैं, और एनसीईआरटी में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ाए हैं आपको अभी तक में। ठीक है, जो हम अभी आपको पढ़ाए हैं उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट में आते हैं बेटा, और हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली थी, आज की क्लास में हमें ये बात करनी है। लेकिन ये तो पीरियोडिक टेबल इनका है, तिरछा तो होगा नहीं। आपके पास बुक होगी, उस बुक में आप देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के द्वारा दिया गया है। अब बेटा ये मेंडलीफ के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है, इसको घुमाऊं तो घुमाऊं कैसे? देखिए, छोड़िए, मेंडलीफ के द्वारा दिए गए इस पीरियोडिक टेबल पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। तो ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड अर्लियर। अब इसके बारे में जरा समझिएगा, आप अपनी बुक में देख लेना बेटा, ये क्योंकि बुक है ना पूरी पीडीएफ है, तो वो ओपन नहीं हो, रोटेट नहीं हो रहा। तो यहाँ से आप देखिए, तो जो इस तरह की लाइनें दी गई हैं बेटा, ये क्या है, ये ग्रुप है। तो ये एक 0 ग्रुप हो गया और ये 8 ग्रुप हो गया, यानी ऐसे ऐसे जो लाइनें हैं ये ग्रुप हैं। तो 8 ग्रुप यहाँ पर बताया गया। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है ना कि 8 ग्रुप जो हमने आपको सिखाया, वो 8 ग्रुप की कहानी, ये देखो, इसको अगर हम देखते हैं तो ये 0 1 2 3 4 करके कहाँ तक है, 8 तक है ना। तो एक 0 है, तो किसी बुक में अगर 9 लिखा हो तो वहां घबराना नहीं। ठीक है, एक 0 ग्रुप हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक, और जो ऐसे ऐसे लाइनें दी गई, ये क्या है, पीरियड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड की जो कहानी बताएगी वो ऐसे है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर देखोगे तो R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 RO4 RH4 RH3 RH2 RH ये भी दिया गया। यानी कि ये जो फर्स्ट 0 ग्रुप वाले हैं ये R बनाते हैं। R का मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद हम कहते हैं फर्स्ट में जाएंगे तो ये R2O दिया है, तो इनकी वैलेंसी 1 है, तो ये क्या बनाएंगे, M2O टाइप की ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे आपने सुना होगा सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो K2O बनाएगा ना, Li2O बनाएगा, Na2O बनाएगा। तो ये इसलिए RO है, तो ये MO टाइप के BeO MgO CaO ये बताया है इन्होंने। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 8 तक इस तरह से दिया है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये तो हमारा अभी का आ गया, यानी कि मेंडलीफ के बाद की कहानी है। मेंडलीफ में तो मैंने लगभग आपको सारी बातें ही बता दी हैं। हाँ, ये जो इका एल्युमिनियम इका बोरॉन वाला बताया था वो इसमें लिखा है बेटा, उसमें कुछ नहीं बताना मुझे नहीं लगता। और लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं सिलेबस में। हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर जरा देखिए,
कहा गया इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मॉजले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको इन्होंने ड्रॉ किया एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ही देयर बाय शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट्स एटॉमिक मास। यानी कि इनके द्वारा जो सबसे अच्छी बात थी, इनका स्टेटमेंट भी यही है। यहां पर इन्होंने कहा, ये देखिए, इन्होंने कहा ही शोड दैट ही देयर बाय शोज दैट atomic number is a more fundamental property of element than its atomic mass। इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी पीरियोडिक टेबल के लिए। फिर आगे लिखा गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर accordingly modified, this is known as modern periodic law and can be stated that, मतलब बाद में मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो लॉ था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके कहा गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक वेट जो पीरियोडिक फंक्शन में कंसीडर हो रहा था, अब हमने एटॉमिक नंबर कंसीडर कर लिया। यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज modified into modern periodic law according to the concept of Henry Moseley, which was given during the experiment of X-ray diffraction या X-ray atomic spectra, ठीक है, which he have gave। यानी कि उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट, यानी किसी पीरियोडिक एलिमेंट या पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक टेबल का जो फंडामेंटल बेसिस है वह एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर लिया जाए तो शायद ज्यादा बेटर होगा। और इस बेसिस पर उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कराया और कराने के बाद उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कुछ यहां पर इस प्रकार से दिया गया, जहां पर यह बताया गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू ही कर देंगे। आगे क्या आप सुनेंगे जरा देखना। उसके बाद आगे आए तो कहा गया द पीरियोडिक लॉ। अब इसके आगे जाओ तो इन्होंने बताया द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑन द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। यानी कहा गया उस समय 94 थे जब ये चेंजेस हुआ, उसके बाद फिर हम इसी में आगे काम करना शुरू कर दिए और काम करते करते धीरे धीरे बड़ा आदमी बने, देखिएगा। फिर इन्होंने कहा कि आगे बढ़े तो ये लॉ के बाद फिर यहीं से बेटा इसी को नाम बदल दिया गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देयर कंपाउंड। फिर यहां से ए मॉडर्न वर्जन, ध्यान से सुनना, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं, उसी के बाद आया क्या कि न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, सम फॉर्म्स एम्फेसिस chemical reaction and valence whereas other stress the electronic configuration of element. The modern version, the so called long form of periodic table of the element, is the most convenient and widely used। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कहा गया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद तमाम तरह के पीरियोडिक टेबल बनाए गए। यानी कि जब ये बताया गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके ढेर सारे तरीके के पीरियोडिक टेबल आए। किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रायोरिटी दी गई, किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी में किसी को, उन सभी को एक साथ कंसीडर करके बाद में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया, यानी मॉडर्न वर्जन जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसी के बेसिस पर पूरी बात शुरू हुई। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बाद में बनाया गया बेटा, उसका ये जो कॉन्सेप्ट था उसी पर हम आपको समझा रहे हैं। तो सुनिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड के लिए हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम का दिया था उसको कंसीडर कर लिया गया और उसी पर आगे बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ एलिमेंट्स यूनियन एंड प्योर अप्लाई, आईपीएससी के बारे में जानते हैं। 18वें ग्रुप को क्या किया गया, प्लेस किया गया, यानी कि 1A से 8th A, 8th 1B, 2B, ये ऐसे भी प्लेस किया गया जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को भी समझ सकें। और उसी के आगे
फिर 2, 8, 18, 32 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को सबको साथ लेकर के हम पढ़ना शुरू करते हैं और फिर लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ जाता है। यानी कि यहीं तक हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो कहानी लास्टली आ गई बेटा, वो कहानी सिर्फ इसको बताती है कि हम इसके बाद क्या सीख रहे हैं। तो सीख सिर्फ इतना सा रहे थे कि हम जो भी पढ़ना अभी तक चाह रहे थे वो हम बिल्कुल समझदारी के साथ पढ़ चुके हैं। यानी कि आज की इस क्लास के दौरान हमने आपको क्या सिखाया, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की इस क्लास के दौरान जो हमारी आपकी बातचीत हुई है वो बातचीत कुछ और नहीं हुई है, केवल व केवल हम लोग आज की इस क्लास में ये पढ़ रहे थे कि हमें टोटल कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। हमने आपको समझाया कि हम इसमें हेनरी मॉजले से लगाकर शुरू की, हेनरी मॉजले का इस क्लास के दौरान यानी कि जो लेक्चर 3 था हमारा आज का, इसमें हमने सबसे पहले लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। लोथर मेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद फिर हमने डिमिट्री मेंडलीव का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। फिर हमने हेनरी मॉजले का अपने पीरियोडिक टेबल में फिजिक्स से केमिस्ट्री में कैसे आना हुआ और उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को देने के बाद जब उन्होंने फंडामेंटल बेसिस एटॉमिक नंबर को बताया तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बदल गया, इस बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हम जितना अभी तक पढ़ाएं समझाएं ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर ये बात आपको अच्छा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, आज पहला दिन है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।